चलो चैप्टर 5 देख लेते हैं, एलोकेशन ऑफ रूल्स। In the context of provisional seat allocation, allocated seat refers to unique combination of program plus college. For example, BA honors in psychology at college X is referred to as an allocated seat. जैसे ही आपने जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट किया होगा अपना और जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस सिलेक्ट किया होगा तो वो ऐसे शो करके आ जाएगा और वो अगर आपको सीट मिल जाएगा तो वो एलोकेटेड सीट कहलाएगा। The highest possible preference will be provisionally allocated to a candidate considering the following criteria. जो भी आप प्रेफरेंस फिल करोगे उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रेफरेंस जो आपका होगा फर्स्ट नंबर वाले पे वही आपको देने की कोशिश की जाएगी। एंड वहां पे आपको उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि देख सकते हो प्रोग्राम ग्रुप मेरिट लिस्ट, प्रोग्राम विद द सेम प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में के प्रोग्राम ग्रुप। तो प्रोग्राम ग्रुप में एक मेरिट लिस्ट आएगा जिसमें प्रोग्राम्स होंगे, उसमें जिसकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो होगी सेम होगी और उसके उसी में एक ग्रुप जो उसी प्रोग्राम ग्रुप पे होगा उसका एक मेरिट लिस्ट आएगा। सेकेंडरी है कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज जो भी है जिस कैटेगरी के हो उसकी भी लिस्ट होगी वहाँ पे। और तीसरा होगा अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, वो भी शो हो रहा होगा वहाँ पे आपको। फोर्थ पॉइंट है एनी अदर एलोकेशन रूल्स पॉलिसीज और क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिश्ड ऑन द एडमिशन वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जो भी पॉसिबल प्रेफरेंस होगा इन चारों को फॉलो करते हुए भी आने वाला है। तो पहला जो है एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ कि जो भी प्रोग्राम का मेरिट लिस्ट होगा वो, उसके बाद आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स और अदर जो भी रूल्स हैं उन सब को कंबाइन करते हुए जो आपका सीट आने वाला है तो हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, The merit list for the general category seats will comprise all the candidates in order of merit. No one will be excluded from the same. जो मेरिट लिस्ट आएगी जनरल कैटेगरी के लिए वो सभी कैंडिडेट्स के लिए होगी एंड उसमें से कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स द मेरिट लिस्ट फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी विल आल्सो इंक्लूड द SC, ST, OBC माइनॉरिटी कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी इफ दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ मेरिट फॉर जनरल कैटेगरी। मतलब कि जो भी लिस्ट आने वाली है उसमें किसी को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, उसमें उस जनरल कैटेगरी में आपको सारे माइनॉरिटी EWS सभी आने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इफ द मीट द क्राइटेरिया ऑफ मेरिट फॉर द यूअर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए वो मेरिट सेटिस्फाई करते हैं देन इट्स गुड। नो कैंडिडेट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जनरल कैटेगरी मेरिट लिस्ट जस्ट बिकॉज द कैंडिडेट्स बिलोंग टू और हैज अप्लाइड अंडर SC, ST माइनॉरिटी। तो अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है, अगर कोई कैंडिडेट जो है SC, ST, OBC से बिलोंग करता है माइनॉरिटी से एंड उसका जो क्राइटेरिया आपको वो उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, जनरल कैटेगरी से उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कास्ट इज कंप्लीटली अनलॉफुल। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डज नॉट टॉलरेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कैंडिडेट स्टूडेंट ऑन द बेसिस। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट एनी वायोलेशन। तो किसी कैटेगरी के रिगार्डिंग कोई भी वायोलेशन नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो कैटेगरी और कास्ट की बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, EWS के जितने भी कैटेगरीज यहाँ पे दिखाई जा रही हैं डू नॉट हैव ए वैलिड सर्टिफिकेट, अगर उनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है देन उनको भाई कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनको सीट नहीं मिलने वाली। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल ST कैटेगरी कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड टू पार्टिकुलर प्रोग्राम एग्जॉस्ट, अगर किसी प्रोग्राम में जितने ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और वो प्रोग्राम में अप्लाई किया है उन्होंने और वो खत्म हो जाता है सीट वहां पे, देन द रिमेनिंग सीट, तो उस कैटेगरी के जो रिमेनिंग सीट्स जो हैं वो अंडर दिस कैटेगरी फॉर पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी एलोकेटेड टू एलिजिबल SC कैटेगरी एंड द कैंडिडेट्स वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये कि अगर जैसे कि SC कैटेगरी का टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर दिए हैं किसी प्रोग्राम में और एग्जॉस्ट हो जा रहा है सीट, तो रिमेनिंग सीट जो है तो उस कैटेगरी में जो पर्टिकुलर प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में किया था उसमें जो है एलिजिबल SC कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। और उसी तरह अगर SC खत्म हो जाता है तो OBC को दे दिया जाएगा, OBC वाले मतलब पूरा हो जाता है एडमिशन और फिर भी बचा रहता है सीट्स, तो फिर वो EWS में और जनरल में चला जाता है। EWS तो नहीं, जनरल में चला जाता है। समझ में आया आपको? जैसे कि सिंपल भाषा में एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जैसे कि अगर किसी प्रोग्राम में अगर ST कैंडिडेट की लिए सीट्स हैं और SC वाले उसमें नहीं आ पा रहे हैं, उनका पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, तो वहाँ पे SC को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से चलेगा प्रोसेस कि किसी का और जैसे कि OBC कैटेगरी की है और वहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि OBC वाले अगर नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो फिर वो कन्वर्ट कर दिया जाता है सीट्स। ठीक है, तो ऐसे चलता है। तो यहाँ पे यही बात है
In case a candidate who has allotted a seat under any reserved category and was rejected on the basis of deficiency lies in category, अगर कोई किसी सब कैटेगरी जो भी अपने माइनॉरिटीज या फिर अपने EWS OBC इस टाइप के सर्टिफिकेट्स पे आपने एडमिशन तो ले लिया, बट वो सर्टिफिकेट बाद में अगर वो फेक निकला तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में साथ ये भी लिखा हुआ है कि ही सी मे बी कंसिडर्ड फॉर सीट इन सब्सिक्वेंट राउंड्स इन योर कैटेगरी। अगर रिजेक्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है इसको। इन केस ए कैंडिडेट हु हैज अलॉटेड अ सीट अंडर एनी रिजर्व्ड कैटेगरी एंड वाज रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफिशियंसी लाइज in the category subcategory caste documents, he may be considered for seat allocation in subsequent rounds in general category as per the eligibility criteria। अगर आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें आपने जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है क्योंकि उस सर्टिफिकेट में कोई कमी है, तो फिर आप जनरल कैटेगरी के लिए नेक्स्ट राउंड में बैठ सकते हो। जैसे कि अगर आप 31 मार्च से पहले वाला सर्टिफिकेट डाल दिए हो गलती से, और फिर आपको वहाँ पे क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा कि हाँ इसमें तो 31 मार्च के बाद वाला डालना था, तो फिर सेकेंड राउंड में आप बैठ पाओगे, बट वहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में बैठना पड़ेगा, आपका कैटेगरी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 6 पे, सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना इसे। ऑन डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन ऑफ लिस्ट द कैंडिडेट मस्ट चेक द लिस्ट केयरफुली। तो जैसे जो आपका सीट एलोकेशन का लिस्ट आएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप सभी को अपने डैशबोर्ड को चेक करना है और देखना है कि क्या आपको कोई सीट मिली या फिर नहीं मिली। It is the responsibility of the candidate to log into the dashboard and check if a seat is allocated in a given round of seat allocation and if allocated C must complete all। अगर आपने, तो आपको सबसे पहली बात की चेक करना है डैशबोर्ड पे जाके, पोर्टल पे, कि आपको कोई सीट मिली है या फिर नहीं मिली है। अगर आपको कोई सीट मिली है तो फिर आपको आगे का फर्दर प्रोसेस करना है और एडमिशन वगैरह का फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है। एडवाइस यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि आपको जितने भी एडमिशन की वेबसाइट है मतलब उसको बार बार चेक करते रहना है, जिससे कि आपको कोई चीज मिस ना हो। अब दूसरा आता है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। तो अब मान लीजिए आपको कोई सीट अलॉट हो गया है किसी राउंड में, तो आपको मस्ट एक्सेप्ट द सीट, तो आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिफोर द लास्ट डेट। सीट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लास्ट डेट से पहले। एंड द प्रोविजन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर एलोकेटेड सीट विल बी वैलिड ओनली फॉर द राउंड इन विच द सीट वाज एलोकेटेड टू द कैंडिडेट। तो भी भाई आपको अगर सीट अलॉट हो गई है तो आपको सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन केस ए कैंडिडेट इज ऑफर्ड इन मल्टीपल सीट्स इन ए पर्टिकुलर राउंड, ही सी मस्ट एक्सेप्ट एलोकेटेड वन सीट। बट अगर आपको बहुत ज्यादा सीट मिल गई है, जैसे कि आपने 2-3 कॉलेज में आपको सीट मिल गया है, ऑफर हो रहा है, तो बट लेकिन आपको एक ही सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। Inactivity, no action will be taken as non-acceptance to allocated seat. It will be treated as a decline to the provisionally allocated seat and a candidate will no longer be able to participate in subsequent rounds। अगर आपको कोई सीट मिल गया और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर भाई आपको वहां से हटा दिया जाएगा, आपको सेकेंड राउंड में नहीं बैठने का मौका मिल जाएगा और आपको एडमिशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑनलाइन अप्रूवल बाय द कॉलेज। अब मान लीजिए आपने सीट जो आपको ऑफर किया, आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर क्या होगा, कॉलेज को वो नोटिस जाएगा, मतलब जो है वो कॉलेज वेरीफाई करेगा उसको, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, एंड देन उसके बाद फिर वहां पे आपको क्या होगा कि कॉलेज की तरफ से कंफर्मेशन आ जाएगा और उसके बाद कॉलेज आपको अप्रूव करके कंफर्म करके एंड फिर आपको एडमिशन फी पे करने के लिए बोला जाएगा, तो आप उसको पे कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन केस ऑफ रिजेक्शन। अगर मान लीजिए आपने कॉलेज जो है आपको रिजेक्ट कर दिया, आप मान लो कॉलेज में आपको सीट तो ऑफर हो गई ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्स, बट जब कॉलेज ने चेक किया उसे तो आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर नहीं हो पाया या फिर मिस उसमें कुछ दिक्कतें हैं, तो किसी भी 5 रीजंस यहाँ पे दी गई हैं कि अगर आपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया है तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है, या फिर आपने सही ढंग से स्पेसिफिक प्रोग्राम को हिसाब से नहीं फुलफिल किया है तो उसमें रिजेक्ट हो जाएगा। कोई सही से सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया नहीं चूज किया है तो उस केस में आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अब मान लो मैं किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहा हूँ BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस के लिए, और मैंने जो है कंप्यूटर साइंस जो है दिया ही नहीं है, तो क्या होगा, वो कॉलेज तो भाई, और मैंने कंप्यूटर साइंस का CUET टेस्ट दिया ही नहीं है, बट मेरे CUET स्कोर तो दूसरे सब्जेक्ट जो मैंने दिए होंगे उनके हिसाब से जो मेरा CUET स्कोर है वो तो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें वो मीट कर रहा है स्कोर के हिसाब से, और मैंने अप्लाई कर दिया,
तो भाई वो तो रिजेक्ट करेगा ही करेगा ना, बिकॉज मैंने तो वो दिया ही नहीं है। तो उसी हिसाब से मान लो कि अप्लाई कर रहे हो, कुछ कुछ चीज़ें फॉल्ट हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, इन 5 रीजन देख सकते हो यहाँ पे, तो भाई आपका जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर वही बात है, फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू, अगर आपने आपने कॉलेज आपको कोई क्वेरी भेजता है कि ये चीज़ें कमी है, इनको ठीक करो या फिर सही करो, और उसने आपने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उसको, तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ एनी ड्यूरिंग कॉलेज अप्रूवल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑनलाइन अप्रूवल के टाइम पे अगर कॉलेज कोई क्वेरी रेज करता है, आपके डैशबोर्ड पे ही डायरेक्टली वो शो हो जाएगा आपके पोर्टल पे, तो आपको उसका रिप्लाई करना होगा, ऑनलाइन ही कम्युनिकेट करना होगा। अदरवाइज अगर आप टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एडमिशन टू प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, अब बात आती है कॉलेज अगर अप्रूव कर देता है तो वही है कि एडमिशन फी आपको पे करना पड़ेगा और अपनी सीट बुक कर लोगे। द एडमिशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीट ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी, और ठीक है आपको फी पे कर दोगे तो आपका जो है वो सीट जो है एलोकेटेड हो जाएगा आपको। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या होगा, बट ये भी बात ध्यान रखना कि द कैंडिडेट विल फॉरवर्ड ऑल द राइट्स ऑफ एलोकेटेड सीट एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एनी सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड। तो जैसे आप फी पे कर दोगे और आपने सेटल कर लिया तो आपका वो क्या हो जाएगा, सेकेंड राउंड के लिए आप इफ ए कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी विद द स्टिपुलेटेड टाइम इट विल बी कंसीडर्ड एज कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनल एलोकेटेड सीट। तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, जैसे कि मान लो आपने फी पे नहीं किया, आपको सीट अलॉट हो गई थी, कॉलेज वेरीफाई भी कर दिया था, बट आपने फी पे का ऑप्शन जब आया तो आपने फी पेमेंट ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सीट को रिजेक्ट कर दिया, आपने नहीं एडमिशन लिया, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा आपको और आप किसी फर्दर राउंड में भी नहीं बैठ पाओगे, तो समझो कि आप एडमिशन नहीं ले पाओगे फर्दर, ठीक है। चैप्टर 7 है सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन। इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के आधार पे रिजेक्शन, कैंसिलेशन, विड्रॉल इस टाइप की चीज़ें होती रहे, मतलब होंगी हर एक राउंड में, तो फिर उसके हिसाब से कट ऑफ्स भी आते रहेंगे, बहुत सारे राउंड होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राउंड में समाप्त हो जाएगा एडमिशन, तो बहुत सारे राउंड्स चलेंगे कट ऑफ्स, आई मीन उस लिस्ट के एलोकेटेड सीट के, तो उसमें आपको उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऑल द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CSAS विल बी एलिजिबल फॉर ऑल एलोकेशन राउंड एक्सेप्ट दोज हु एलोकेटेड सीट एंड एडमिशन हैज बीन कैंसल्ड फॉर व्हाटसोएवर रीजन। तो आप सभी लोग जो फॉर्म भरे हो वो एलिजिबल रहोगे हर एक राउंड के लिए। अगर आपने एडमिशन ले लिया फिर तो आप फिर आगे के राउंड में प्रोसीड नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है, आई मीन आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है, तो फिर तो आप हर एक राउंड में आपको मिलता ही रहेगा ऑप्शन। All the admitted candidates who opt for upgrade option in particular round will be considered for respective round। अब मान लो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपग्रेडेशन का, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चॉइसेस फिल कर रखी हैं और आपको मान लीजिए आपने बहुत सारी चॉइसेस फिल कर रखी हैं और आपको थर्ड या फोर्थ चॉइस आपको आता है और आप उसको क्या कर लेते हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे सामने सामने अपग्रेड भी बटन होगा, तो वहाँ पे आप अपग्रेड भी कर लोगे। अगर उससे नेक्स्ट कट ऑफ में अगर उससे बेटर कॉलेज मिल रहा है, आपके प्रेफरेंस में ही है वो, और फोर्थ वाला की जगह पे आपको फर्स्ट या सेकेंड वाला मिल रहा है, तो फिर आपको वहाँ पर अपग्रेड का भी ऑप्शन आता है, तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हु एलोकेटेड देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इन एनी राउंड विल नॉट बी, अब जिस कैंडिडेट ने अपना पहला प्रेफरेंस मिल गया हो पहले ही राउंड में, तो उसको तो भाई किसी राउंड में मौका ही नहीं मिलेगा, बिकॉज उसकी पहली प्रेफरेंस ही मिल गई है उसे पहले ही राउंड में, तो फिर वो तो अपना एडमिशन करा लेगा भाई और उसे दूसरे राउंड में नहीं मौका मिलेगा। नेक्स्ट आता है अपग्रेड और फ्रीज, ये बहुत जरूरी है समझना। बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड द यूनिवर्सिटी विल ओपन एन अपग्रेड, किसी भी राउंड के अनाउंसमेंट से पहले यूनिवर्सिटी क्या करेगा, एक अपग्रेड का ऑप्शन निकालेगा, जिसमें आपको उसमें क्लिक करना होगा। कैसे करना होगा, क्या करना होगा, एन एडमिटेड कैंडिडेट कैन सिलेक्ट द अपग्रेड ऑप्शन विच अलाउ अपग्रेडेशन टू हायर प्रेफरेंस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। अब जैसे कि आपने कोई सीट तो कंफर्म कर ली, लेकिन वहाँ पे जैसे ही अपग्रेड ऑप्शन आता है तो आप अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। अगर आपको पहली प्रेफरेंस नहीं मिली है तो आप अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, जिससे कि चांसेस रहेंगी कि आप सेकेंड कट ऑफ में पार्टिसिपेट कर पाओगे, आई मीन सब्सिक्वेंट कट ऑफ में। और अगर वहाँ पे आपको चांस मिला तो फिर वहाँ पे आपका अपग्रेड हो जाएगा, तो अपग्रेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको, ठीक है। चूजिंग द ऑप्शन अपग्रेड विल मीन दैट द कैंडिडेट कॉन्सेंट्स टू कंसिडरेशन ऑफ एन ऑफर एडमिशन टू प्रोग्राम इन द सब्सिक्वेंट राउंड इफ एनी। क्लियर है। ए कैंडिडेट हु ऑप्ट्स अपग्रेड कैन आल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम व्हाट आर हायर इन परफॉर्मेंस देन एलोकेटेड वन। अगर मान लो आपने अपग्रेड का ऑप्शन चुना तो वहां पे आप फिर से रीऑर्डर कर सकते हो क्या क्या प्रोग्राम्स वगैरह है, तो अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, आप अपने ऑर्डर को आप फिर से रीऑर्डर कर लोगे उस टाइम पे।
उसके बाद अपग्रेड ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दोज कैंडिडेट हु हैज एलोकेटेड हिज फर्स्ट प्रेफरेंस। अब जिस कैंडिडेट को पहला ही प्रेफरेंस मिल चुका है तो उसके लिए तो अपग्रेड का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आपने पहला प्रेफरेंस जो भरा और वही आपको मिल गया, तो आप तो बहुत लकी हो, और आपको फालतू में वो ऑप्शन क्यों दिया जाएगा, ठीक है। A candidate who gets upgraded will have to accept the upgrade seat and complete the admission procedures on the upgraded allotted seat। अब जो कैंडिडेट का सीट अपग्रेड हो गया फिर उसको अपग्रेड सीट को एक्सेप्ट करना होगा और एडमिशन प्रोसीड्योर के फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ए कैंडिडेट गेट्स डज नॉट गेट्स अपग्रेडेड हिज एडमिशन टू अर्लियर सीट विल बी रिटेन। अब कोई अपग्रेड नहीं करता है तो उसका जो पहले एडमिशन हो चुका था वहीं रिटेन हो जाएगा, वही बात है। अब फ्रिज की बात करते हैं, तो a candidate who has taken admission on an allocated seat and desires to continue with it should submit a fridge request through his dashboard on a selecting fridge such candidate will never allowed for option of accreditation। अगर मान लीजिए आपने कोई सिलेक्ट कर लिया, आपको जो ऑफर कोर्स जो आपको एलोकेटेड सीट मिला, ऑफर हुआ, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया और वहाँ पे जब सेकेंड राउंड होने से पहले ऑप्शन आएगा अपग्रेड और फ्रिज, दो ऑप्शन होंगे, तो उसमें से कोई एक चूज करना होगा आपको। तो अगर आप फ्रिज करोगे मतलब कि जो आपको मिला है उससे आप बहुत संतुष्ट हो और आप आगे फर्दर नहीं राउंड में जाना चाहते हो तो फ्रिज बटन को दबा दोगे। और अगर आप संतुष्ट नहीं हो, आपको और हायर प्रेफरेंस चाहिए थी अपनी, तो आप अपग्रेड के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये दोनों बटन क्लियर है, बहुत आसान है, बेसिक है, तो कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। सबसे पहले तो वही सिंपल सी बात है कि प्रोग्राम में आपको सीट जो है एलोकेट किया जाएगा, ऑफर होगा, ऑफर्ड सीट आपको पसंद आती है, वो तो आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी। अगर कोई ना कोई सीट मिल गया तो वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ जाएगा। आप भले उसको एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद जब ऑप्शन आएगा फ्रीज और अपग्रेड का तो आप उसमें अपग्रेड कर दोगे जिससे कि आपको उससे बेटर मिल जाए, और फ्रीज कर लोगे मतलब कि भाई ठीक है जो मिला हम उसी से संतुष्ट हैं। तो बस यही दोनों चीजें हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर 9 कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट। अब जैसे कि मान लो आपने जो भी आपको सीट एलोकेट हुआ उसको आप एक्सेप्ट नहीं किए अपने लिमिटेड टाइम में, जो भी टाइम मिला था, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो जो भी सीट था वो कैंसिल हो जाएगा अगर आपने एडमिशन फी नहीं पे किया, इस सिचुएशन में भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने अगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनवैलिड पाए गए या फिर फ्रॉड पाए गए तो उस टाइप पे भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप कैंडिडेट जो है वो क्राइटेरिया को मीट नहीं करोगे उस टाइम पे भी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए कैंडिडेट whose provisionally allocated seat admission is cancelled due to above mentioned reasons will forfeit the right to seek admission to University of Delhi through CSS 2022, ठीक है। आता है चैप्टर 10 विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द कैंडिडेट। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने एडमिशन को वापस ले लो, विड्रॉ करा लो, तो आपको 1000 रुपया कट जाएगा और बाकी आपको पैसा वापस रिफंड हो जाएगा। 1000 रुपये कट के तब वापस रिफंड होगा, क्योंकि आपने एडमिशन फी तो पे किया होगा और एडमिशन फी 10,000 से ज़्यादा ही होता है किसी भी कोर्स के लिए। तो वहाँ पे आपको 1000 रुपये कट जाएगा और उसके बाद जो भी बचे पैसे होंगे वो आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप एडमिशन को विड्रॉ कराते हो। तो देयर विल नो ऑप्शन टू विड्रॉ द एडमिशन वंस द स्पॉट एडमिशन राउंड इज अनाउंस्ड। और अगर स्पॉट राउंड में एडमिशन लेते हो तब तो आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, स्पॉट राउंड में कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता है, ओके।